गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम करते हैं अवध की सेकंड पार्ट। अवध में इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने किया था उसमें 3 नवाबों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उससे आगे के नवाब, उनका शासनकाल या संध्या क्या किया था वो सब देखते हैं। तो आज अवध का हमारा ये पार्ट सेकंड होगा, पार्ट सेकंड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 शासकों के बारे में चर्चा की थी। तो देखते हैं आगे कि हमें क्या करना है। जो पहली क्लास में था शुजाउद्दौला तक, आज हमें करना है आसफउद्दौला, वजीर अली खां, सादत अली खां, गाजीउद्दीन, हैदर अली नागरी। हालांकि जो इसमें विशेष हैं, एक तो अंतिम नवाब यहाँ का वाजिद अली शाह और एक आसफउद्दौला, इनके बारे में आज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या जाएगा? नवाब आसफउद्दौला, नवाब आसफउद्दौला, आसफउद्दौला, आसफउद्दौला। शासनकाल क्या रहेगा? सन 1775 से और 1797 तक, 1797 तक। एक तो इसका सबसे बड़ा कार्य क्या था, किसने राजधानी परिवर्तन किया था? इससे पहले जो अवध की राजधानी थी, राजधानी लगती थी फैजाबाद। फैजाबाद के बाद में क्या किया? लखनऊ को राजधानी बनाया। एक तो क्या राजधानी परिवर्तित, राजधानी परिवर्तन, अपनी राजधानी परिवर्तन कहां से? फैजाबाद से। फैजाबाद से राजधानी कहां पर बनाई गई? लखनऊ को बनाया गया, लखनऊ। फैजाबाद से लखनऊ। दूसरी विशेषताएं थी, इसने एक लखनऊ में इमामबाड़ा बनाया। लखनऊ में क्या बनाया? इमामबाड़ा। इमामबाड़ा, इमामबाड़ा किससे संबंधित है? जैसे शिया लोग होते हैं वो ताजिए निकालते हैं, तो ताजिए को जहां पर एक आर्टिफिशियली रूप से क्रिमिनेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इमामबाड़ा। तो एक छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा। क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि वो कौन सी इमारत है जिसमें एक भी स्तंभ नहीं, यानी कि वो सभी पील उस पर दीवारों पर बनी हुई है। ये किस पर बनेगी? दीवारों पर, दीवारों पर बनाया गया। जैसे ये होल है, अगर इसमें पिलर नहीं लगाएंगे ये क्या बन जाएगा? इमामबाड़ा, यानी कि इसमें दीवारें दीवारें बनाई जाए। इसमें कोई भी स्तंभ नहीं है, कोई भी स्तंभ, कोई भी स्तंभ नहीं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि वो कौन सी इमारत है जिसमें एक भी स्तंभ नहीं है? किसमें? वो इमामबाड़ा। और इमामबाड़ा कहां पर है? लखनऊ में स्थित। किसने बनवाया था? आसफउद्दौला ने। एक आसफउद्दौला ने क्या की थी? एक संधि। कौन सी? फैजाबाद की संधि, फैजाबाद की संधि, फैजाबाद की संधि। ये किसके साथ में की थी? अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेज अधिकारी कौन? वारेन हेस्टिंग। इन 1775, सन 1775 में एक संधि की गई थी। ये किसमें? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज अधिकारी का नाम था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के साथ में एक संधि की गई। इस संधि की शर्तें क्या थी वो भी देख लीजिए आप। संधि की शर्तें ये थी कि जो नवाब था, नवाब की माता का नाम था बहू बेगम और एक थी दादी बुर्रा बेगम। बहू बेगम और बुर्रा बेगम के पास अपार संपत्ति, जिसमें सोना चांदी या गहने या फिर आभूषण या सिक्के, कुछ कॉइन्स भी थे उनके पास। तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी वारेन हेस्टिंग ली थी। इस संधि में यह किया गया था। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी जॉन मिडिल्टन को वहां पर भेजकर दुर्व्यवहार किया गया और संपत्ति को लूट लिया गया, यानी कि इस संधि को ब्रेक कर दिया गया। इसके आरोप में एक अंग्रेज अधिकारी बर्क ने ये एक वहां के प्रिवी काउंसिल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहिए ब्रिटेन का, उसमें एक याचिका दायर की थी जिसमें इस पर एक आरोप लगाया गया था महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले आरोपी कौन थे इम्पीचमेंट के लिए या महाभियोग के लिए? वारेन हेस्टिंग। लेकिन वारेन हेस्टिंग पर पूरी तरीके से सिद्ध आरोप नहीं हो पाए थे, इसलिए बरी कर दिया गया था फिर, यानी कि ये महाभियोग पूरी तरीके से नहीं चल पाया था। तो फैजाबाद की संधि सन 1775 में वारेन हेस्टिंग के साथ में क्या? नवाब की एक तो माता और एक क्या? दादी। दादी, माता का नाम क्या था इसमें? बहू बेगम। माता का नाम बहू बेगम, बहू बेगम। और दादी का नाम क्या था? बुर्रा बेगम, बुर्रा बेगम, बुर्रा बेगम। बहू बेगम और बुर्रा बेगम की सुरक्षा की गारंटी ली गई थी इसमें, क्या इनको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन सुरक्षा के स्थान पर
इन्हीं को लूट लिया गया, इनकी संपत्ति को लूट लिया गया। जो सोना चांदी थी इनके पास क्या था, जो सोना और चांदी, या फिर जो इनके पास आभूषण या गहने थे, आभूषण आभूषण और अन्य संपत्ति को लूट लिया गया था। संपत्ति ये किसने लूटा, अंग्रेजों ने इनको लूटा। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या आएगा, जॉन मिडिल्टन। जॉन मिडिल्टन। जॉन मिडिल्टन अंग्रेज अधिकारी का नाम है जिसने संपत्ति को लूटा था। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें संधि का ब्रेक कर दिया गया और इसी आरोप में महाभियोग की याचिका दर्ज की गई। यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी, क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग, इसके लिए वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चला गया था। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग। महाभियोग मीन्स इम्पीचमेंट। हम ये भारतीय संविधान में पढ़ते हैं इन आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये कहां से, अमेरिका के संविधान से भी प्रेरित है। तो सबसे पहले किस पर लाया गया, वारेन हेस्टिंग पर। और ये याचिका किसने दायर की थी, अंग्रेज अधिकारी बर्क ने याचिका दायर की थी। याचिका दायर, लेकिन ये इसको बरी कर दिया गया था। इम्पीचमेंट ये पूरी तरीके से लागू नहीं। तो फिर से देखिएगा, इसने एक तो क्या किया, राजधानी परिवर्तन की। राजधानी से पहले क्या थी, फैजाबाद, फैजाबाद से लखनऊ। और एक इसमें जो संधि हुई थी, ये फैजाबाद की संधि, इसी में वारेन हेस्टिंग और नवाब के बीच में जो संधि हुई, यानी कि वहां की संपत्ति को सुरक्षित रखना था, लेकिन महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनकी संपत्ति को लूटा गया, सोना चांदी आभूषण या अन्य जो भी संपत्ति थी, और इस पर आरोप लगाया वारेन हेस्टिंग पर। इसके लिए एक याचिका दायर की गई ब्रिटेन के कोर्ट में, और यह अंग्रेज अधिकारी बर्क ने की थी। ओके, आगे देखते हैं फिर। और एक क्या बनाया इसने, इमामबाड़ा। इससे आगे जो आएगा नवाब, यह आ जाएगा वजीर खां। वजीर खां शासनकाल सन 1797 से 98 तक। तो कोई खास विशेषता नहीं है। वजीर खां के बाद में सादत खां, इधर रखो आप, नहीं रखो, बस उस तरफ थोड़ा। सादत खां सेकंड, सादत खां या सादत अली खां, सादत अली खां। शासनकाल क्या आ जाएगा, सन 1798 से सन 1814 तक, या कहीं पर बुक में 19 भी लिखा हुआ है, सन 1814। इसकी क्या विशेषता थी, एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे राजा की उपाधि दी गई थी। उपाधि का नाम क्या था, उपाधि कौन सी दी गई, राजा की उपाधि, राजा। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। सहायक संधि पर जब हस्ताक्षर किए थे, संधि पर हस्ताक्षर। वैसे तो जो बरास का क्षेत्र था, ये आसफुद्दौला के ही शासनकाल में अंग्रेजों में विलय किया गया, लेकिन उसका कुछ क्षेत्र और भी छूटा हुआ था सहायक संधि से, वो अंग्रेजों के पास चला गया। तो उपाधि इसकी कौन सी थी, राजा की उपाधि। आगे जो आते हैं एक और नवाब, एक तो सादत अली खां, सादत के बाद में गाजीउद्दीन, हैदर अली खां। इसकी जो उपाधि थी, उपाधि का नाम बादशाह की उपाधि। इसकी उपाधि कौन सी थी, उपाधि बादशाह की उपाधि इसको दी गई थी। और शासनकाल क्या आ जाएगा, सन 1814 से 27 तक, ये इसका शासनकाल है। फिर आगे एक और आएंगे, अगले जो नवाब हैं, नासिरुद्दीन मोहम्मद अली खां, नासिरुद्दीन मोहम्मद अली खां। इनका जो शासनकाल है सन 1827 से और 42 तक। कोई ऐसी खास विशेषता नहीं, समझिए कि उत्तराधिकारी रहे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में एक अमजद अली खान हुए हैं, अमजद अली। शासनकाल सन 1827 से, ये तो 27 से 42 तक, या 42 से 46 तक मान सकते हैं। और लास्ट के जो हुए हैं फिर
वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह ये अंतिम हुए हैं शासनकाल सन 1846 से और 1857 या 56 तक, 56 या 57 तक ये शासनकाल, ये क्या हुआ है, अंतिम हुआ है, अंतिम। इस पर एक आरोप लगाया गया था कि लखनऊ में यानी कि अवध में कुप्रशासन का आरोप। कुप्रशासन ये हुआ कि जो वहां का शासन है वो संवैधानिक रूप से नहीं चला जा रहा है, जो उस टाइम के नियम लागू थे। और एक जो अंग्रेज अधिकारी था डलहौजी के शासन काल में एक अधिकारी आउस्ट्रम को भेजा गया था। आउस्ट्रम ने एक झूठी रिपोर्ट लगाई कि लखनऊ में यानी कि अवध में जो शासन है वो पूरी तरीके से कानूनी रूप से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए कुप्रशासन का आरोप लगाकर ये अवध को हड़पने का प्रयास किया गया। और जो इसका अल्पवयस्क पुत्र था उसका नाम था बिरजिस कादिर को उसकी जो माता थी यानी कि बेगम हजरत महल वो बनाना चाहती थी अवध का नवाब, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी परमिशन नहीं दी थी। तो अंतिम नवाब कौन हुआ है, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। इसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया। और जो इसका एक पुत्र था अल्पवयस्क पुत्र, उसका नाम था बिरजिस कादिर। तो अगर ये आता ना कि अंतिम नवाब कौन था, नवाब वाजिद अली शाह, यह अंतिम था। इस पर एक आरोप लगाया था, उसका नाम था झूठा आरोप किस लिए लगाया गया कि यहाँ पर मिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अवैध रूप से सरकार चल रही। तो आरोप ये किसने लगाया, आउस्ट्रम एक अंग्रेज अधिकारी था। आउस्ट्रम अधिकारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आउस्ट्रम अधिकारी ने लगाया था। यहां पर कुप्रशासन का आरोप इस पर लगा, क्या था, कुप्रशासन और अवध को हड़पने का प्रयास किया गया। क्या किया गया, अवध को हड़प लिया था। तो यहां से जो अवध का नेतृत्व किया, ये नेतृत्व किसने किया बाद में, फिर जो बेगम हजरत महल थी, इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल, जिसकी विधवा थी बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये अंतिम नवाब क्या आ जाएगा, वाजिद अली शाह। तो ये हमारा जो अवध वाला चैप्टर था कंप्लीट हो जाता है। सभी हमने एक सीक्वेंस में लिखे हैं सभी नवाब। इसके संस्थापक कौन थे, अवध ये कहाँ पर आता था, तो इसके पूर्व में कर्मनाशा नदी थी और पश्चिम में कन्नौज का क्षेत्र था, उनके बीच को बोलते थे। और इसमें संधि हुई थी, एक तो फैजाबाद की संधि और एक बनारस की संधि, अलग अलग। बनारस की संधि हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।